गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है लेक्चर 2, दैट इज डिक्लाइन ऑफ डिक्लाइन ऑफ मुगल्स मुगल्स का पार्ट सेकंड। और ये पूरा आपका मेंस ओरिएंटेड है। मेंस ओरिएंटेड। तो बेसिकली हमको यहाँ पर क्या देखना है कि व्हाट आर द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर। व्हाट आर द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर मुगल एम्पायर। मुगल एम्पायर मुगल साम्राज्य के पतन के कौन कौन से कारण रहे हैं, कौन कौन से फैक्टर्स रहे हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट अगर हम बात बोलें कि जो मतलब बेसिकली डिक्लाइन ऑफ दिस मुगल इज अ ग्रेजुअल प्रोसेस। क्या है ये? ग्रेजुअल प्रोसेस है। ग्रेजुअल प्रोसेस है, एक क्रमिक प्रक्रिया है जो, और लगभग लगभग ये मान के चलो आप कि आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब द डेथ ऑफ औरंगजेब इन 1707 से कहाँ तक 1857, लगभग इस पूरे टेन्योर में इनका क्या हो गया था? पतन हो गया था। अब देखो, कई अगर हम इन जनरली बात करें तो इतिहासकारों में जो एक मत है, हम ये बोल सकते हैं कि जो हिस्टोरियन है, हिस्टोरियन जनरली जनरली रिजेक्ट द आइडिया ऑफ सिंगल कॉज। इसका मतलब क्या? कोई एक कारण है इनके पतन के पीछे। इतिहासकारों ने इस मत को जनरली, अमूमन इतिहासकारों ने इस मत को क्या कर दिया? नकार दिया गया है। और उन्होंने क्या एक्सप्लेन किया है? एंड एक्सप्लेन डिक्लाइन थ्रू मल्टीपल कॉज मल्टीपल कॉज कई सारे कारण रहे हैं। उन कारणों को हम ब्रीफ में देखते हैं, फिर हम वन बाय वन इसको डिस्कस करेंगे। तो उसमें पहला हो जाता है पॉलिटिकल फैक्टर मतलब हमारे क्या बोल सकते हैं? राजनीतिक कारण कौन कौन से रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर्स, प्रशासनिक कारण कौन कौन से जिम्मेदार रहे हैं। मिलिटरी फैक्टर्स, सैन्य में इनकी सेना में क्या क्या कमी थी। आर्थिक कारण क्या है? इकोनॉमिक फैक्टर्स के बाद हम बोल सकते हैं सामाजिक कारण क्या रहे हैं। सोशल फैक्टर कौन कौन से रहे हैं। रीजनल फैक्टर कौन कौन से रहे हैं। रीजनल फैक्टर कौन कौन से रहे हैं। और एक्सटर्नल फैक्टर कौन कौन से हैं। एक्सटर्नल फैक्टर कौन कौन से हैं। और एक रिलीजियस फैक्टर कौन कौन से हैं। धार्मिक कारण कौन कौन से रहे हैं। और अलग अलग इतिहासकारों का इन अलग अलग फैक्टर्स पे क्या ओपिनियन है, क्या पर्सपेक्टिव है, वो हमें देखना है। तो लेट स्टार्ट विद द फर्स्ट फैक्टर, दैट इज पॉलिटिकल फैक्टर। हम बात करें, किसकी बात कर रहे हैं हम? पॉलिटिकल, पहले फैक्टर्स की बात करें। पॉलिटिकल फैक्टर्स, राजनैतिक कारणों की अगर हम बात करें सबसे पहले, तो यहां पर हम इस पॉलिटिकल फैक्टर की सब हेडिंग में हम पढ़ेंगे। पहला एक, रीजन नंबर 1, वीक सक्सेसर। क्या बोलेंगे हम? वीक सक्सेसर, अयोग्य या कमजोर उत्तराधिकार। ठीक, इसको एक्सप्लेन करने के लिए हम बात करेंगे औरंगजेब के बाद जो भी सक्सेसर आए हैं, ठीक है। और आफ्टर औरंगजेब के बाद जो भी हमारे क्या है, इनके उत्तराधिकार आए हैं, उनमें क्या था? दे लैक्ड मिलिटरी स्किल्स। उनमें सैन्य कौशल की कमी देखी गई। ठीक, और किसी की कमी देखी गई? उनमें प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेटिव एबिलिटी की कमी देखी गई। प्रशासनिक क्षमताएं नहीं थी। और उनके पास कोई भी राजनीतिक विजन नहीं था, कोई भी पॉलिटिकल विजन नहीं था।
पॉलिटिकल विजन नहीं था। तो हम क्या बोल सकते हैं कि आफ्टर औरंगजेब जो भी हमारे इनके उत्तराधिकार जो भी हुए हैं एम्परर, उनमें क्या था, ना तो सैन्य कौशल था, ना उनमें प्रशासनिक क्षमताएं थी, और ना ही उनका कोई राजनीतिक विजन था। ठीक, इसके एक सब हेडिंग में हम एक पॉइंट और बोल सकते हैं, क्या हुआ, अब इसको हम आगे बात करते हैं। ठीक, फ्रीक्वेंट वॉर ऑफ सक्सेशन, फ्रीक्वेंट फ्रीक्वेंट वॉर ऑफ सक्सेशन, वॉर ऑफ सक्सेशन, सक्सेशन, फ्रीक्वेंट वॉर ऑफ सक्सेशन, कोई भी उत्तराधिकार का इनके पास कोई नियम नहीं था। ठीक, तो अगर बार बार सक्सेशन हो रहा है, बार बार एम्परर चेंज हो रहा है, तो इसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा, इट वीकेंड सेंट्रल अथॉरिटी, सेंट्रल अथॉरिटी, इस बात को याद रखना, अथॉरिटी। और जब भी केंद्रीय सत्ता, हमारा एक प्रिंसिपल हमने पहले लेक्चर में बताया है कि जब भी हमारी केंद्रीय सत्ता क्या होगी, वीक होगी, तो उसको क्या मिलेगा, द रीजनल पावर इज रेज आउट ऑफ द एजेस, निकल के आएंगे। ठीक, इसमें एक पॉइंट और हम ऐड कर सकते हैं, इसमें हम ये बोल सकते हैं कि जो बाद के एम्परर रहे हैं, बाद के एम्परर बाद के जो भी एम्परर्स रहे हैं, दे बिकम दे बिकम they become puppets in of in hand of nobles and court fraction, मतलब क्या हो गया कि जो बाद के एम्परर रहे हैं वो मात्र कठपुतली रहे थे। जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि जो हमने बहादुर शाह की बात करी थी, तो उसमें जुल्फिकार खान का नाम आता है, फारूक सियार के टाइम पर मोहम्मद शाह, सॉरी, सैयद बदर्स का नाम आता है। तो ये चीज हमको, ये थोड़ा सा एक फैक्टर हम इसको भी काउंट कर सकते हैं। ठीक, इसमें अगर हम दूसरा, इसी पॉइंट में अगर हम दूसरा पॉइंट की बात करें इसी हेडिंग में, तो अगर हम बी पॉइंट की बात करें, बी पॉइंट में बोल सकते हैं कि ये डेफिनेट को, इसको रिमूव कर दीजिए, इसको हटा दीजिए, डेफिनेट की जगह हम इसको लिखेंगे डिफेक्टिव 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 लॉ ऑफ सक्सेशन। ठीक, इनका जो उत्तराधिकार का नियम था, इनके पास कोई फिक्स रूल नहीं था, जिसके कारण प्रॉब्लम्स होती थी। नो फिक्स्ड रूल ऑफ प्रीमोजिनेचर, इसका मतलब होता है उत्तराधिकार का कोई भी इनके पास कानून नहीं था। ठीक, इससे हुआ क्या, कोई भी कानून नहीं थे, तो इसका कारण क्या रहा, इसके बाद क्या हुआ, इसके इफेक्ट क्या हो सकते हैं, प्रिंस एवरी क्लेम्ड एवरी प्रिंस क्लेम्ड द थ्रोन बाय फोर्स, इनके जितने भी उत्तराधि जो सक्सेसर रहे हैं, सबने क्या करा, फोर्स, बल के दम पर राजगद्दी हथियाने की कोशिश की है। और जब ये बार बार जब इंटरनल फ्रीक्वेंट वॉर ऑफ सक्सेशन होंगे, तो उसके कारण क्या होगा, ये सक्सेशन स्ट्रगल क्या करेगा, एग्जॉस्टेड रिसोर्सेस क्या हो जाएंगे, खत्म होने लगेंगे, संसाधन खत्म होंगे। ठीक, और इसी में हम तीसरा पॉइंट लिख सकते हैं, तीसरा पॉइंट अगर हम बात करें सी पॉइंट की, राइज ऑफ कोर्ट फ्रैक्शन, इनके दरबारों में क्या हो गया, गुटबाजी हो गई। गुटबाजी में आप लोगों ने किस किस का नाम लिख सकते हो, हम इनके अलग अलग खेमे बना सकते हैं, तुरानीज ईरानीज अफगान्स और हिंदुस्तानी। तो यहां पर हमने क्या देखा कि पॉलिटिकल फैक्टर में हमने क्या क्या चीज देख रहे हैं, एक तो वीक सक्सेसर, उसके बाद हम डिफेक्टिव लॉ ऑफ सक्सेशन एंड राइट ऑफ कोर्ट फ्रैक्शंस। अब ये सारी चीजों के कारण क्या हो रहा है, समझो बात को, पॉलिटिकल फैक्टर के इसके कॉन्सिक्वेंसेस की बात करें, इनके परिणामों की बात करें, तो परिणाम में क्या देखने को मिल जाएगा कि अगर कोर्ट फ्रैक्शन है, सबके वेस्टेड इंटरेस्ट है, तो क्या देखने को मिलेगा, आपको षड्यंत्र देखने को मिलेगी, कॉन्स्पिरेसीज देखने को मिलेगी, असैसिनेशंस देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब इसके कारण क्या होगा कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है, हम इसको एक बहुत बढ़िया टर्म यूज कर सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन पैरालाइज पैरालाइज पैरालाइसिस। ठीक,
और इसका थर्ड कॉन्सिक्वेंस इसको हम लिख सकते हैं कि अब जब आपस में ही लड़ रहे हैं, कॉन्स्पिरेसी हो रही है, एसोसिएशन हो रहा है, प्रॉपर अपना क्या है, प्रशासन नहीं है, तो डिक्लाइन ऑफ इंपीरियल प्रेस्टीज, इंपीरियल प्रेस्टीज, प्रेस्टीज, ठीक है। इनकी जो इमेज थी वो धीरे धीरे क्या हो रही, डिटोरिएट होने लग गई, ठीक। तो ये तो हमारे कुछ पॉलिटिकल, अगर हम इसको बिल्कुल सिंपल नट शेल में समझें तो हम लिख सकते हैं पॉलिटिकल फैक्टर, पॉलिटिकल फैक्टर्स। पॉलिटिकल फैक्टर्स की अगर हम बात करें तो इसको हमने 3 हेडिंग में ब्रेक किया है। कौन कौन सी हेडिंग है हमारी? पहला क्या था हमारा? पहला था वीक सक्सेसर, डिफेक्टिव लॉ ऑफ सक्सेशन एंड कोर्ट फ्रैक्शंस। तो हमने क्या बोला? वीक सक्सेसर, वीक सक्सेसर, डिफेक्टिव लॉ ऑफ सक्सेशन, और उसके बाद हमने बोला कोर्ट फ्रैक्शन, कोर्ट फ्रैक्शन। इस तरीके से आप इस चीज को याद रख सकते हैं। हम अगले फैक्टर पे चलते हैं जो दूसरी हेडिंग में हम देखेंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर। एडमिनिस्ट्रेटिव, मिनिस्ट्रेटिव फैक्टर, प्रशासनिक, कौन कौन से प्रशासनिक कारण रिस्पॉन्सिबल थे। लास्ट में हम इसका एक मॉडल पढ़ेंगे जो कि आपको मेंस में लिखने के लिए, एनालिसिस के लिए काम आएगा। तो देखो प्रशासन बेसिकली अगर हम बात करें तो यहाँ पर अगर हम ये चीज समझो, इसमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट जो पॉइंट हमें लिखना चाहिए, पहला पॉइंट इसमें ए, पहली हेडिंग आ जाएगी आपकी जागीरदारी क्राइसिस। कौन सा आ जाएगा? जागीरदारी क्राइसिस, जागीरदारी क्राइसिस, जागीरदारी क्राइसिस। जागीरदारी क्राइसिस हम क्यों बोल रहे हैं? इसलिए बोल रहे हैं कि मुगल एडमिनिस्ट्रेशन डिपेंड्स ऑन किस पे? जागीरदारी एंड मनसब सिस्टम। तो बेसिकली जो एडमिनिस्ट्रेशन था, पूरा जो बैकबोन था एडमिनिस्ट्रेशन का, प्रशासन का जो बैकबोन था, वो किस पे डिपेंड करता था? डिपेंड्स ऑन किस पे? जागीर, जागीर एंड मनसब सिस्टम, मनसब सिस्टम, मनसब सिस्टम डिपेंड करता था। तो अब इनमें प्रॉब्लम क्या थी, इसको कॉज इफेक्ट के टर्म में हम देख सकते हैं। तो अगर हम प्रॉब्लम्स की बात करें, प्रॉब्लम्स, इनमें क्या प्रॉब्लम्स आ गई थी, ठीक है। जैसे जैसे आगे हम देखते हैं तो मनसबदार, मनसबदार, मनसबदार को क्या कर दिया था? फ्रीक्वेंटली इंक्रीज कर दिया था, बहुत ज्यादा, ठीक है। और क्या प्रॉब्लम थी? अवेबिलिटी ऑफ प्रोडक्टिव, प्रोडक्टिव जागीर्स, अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोडक्टिव जागीर्स, ये डिक्लाइन करने लग गई थी, डिक्रीज करने लग गई थी। और क्या होता? फ्रीक्वेंट ट्रांसफर ऑफ जागीरदार, फ्रीक्वेंट, फ्रीक्वेंट ट्रांसफर, ट्रांसफर ऑफ जागीरदार, जागीरदार, जागीरदार। अब ये जो हमने प्रॉब्लम देखी, इन प्रॉब्लम के कारण जो इनके प्रभाव देखने को मिलेंगे आपको, जो इनके इफेक्ट देखने को मिलेंगे, आप यहाँ पर देखो इनके इफेक्ट के रिस्पेक्टिव इफेक्ट क्या होंगे। अगर ये हमारे प्रॉब्लम में कॉज है तो इसके इफेक्ट क्या होंगे? इफेक्ट की अगर हम बात करें, अगर मनसबदार बढ़ा रहे हैं तो क्या हो रहा है? अगर तो इसमें इसका हम लिख सकते हैं एक्सेसिव, एक्सेसिव, एक्सेसिव एक्सप्लॉइटेशन, एक्सप्लॉइटेशन ऑफ पीजेंट्स, पीजेंट्स, किसानों का बहुत ज्यादा क्या होने लग गया? एक्सप्लॉइटेशन होने लग गया। अवेबिलिटी ऑफ जो प्रोडक्टिव जागीर क्यों डिक्रीज हो गई? क्योंकि एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी डिक्लाइन हो गई थी। डिक्लाइन, डिक्लाइन इन एग्रीकल्चरल, एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी, ठीक। और ये फ्रीक्वेंट ट्रांसफर ऑफ जागीर, इसका इफेक्ट क्या हो जाएगा? करप्शन अमंग द ऑफिशियल्स, करप्शन, करप्शन अमंग, अमंग ऑफिशियल्स, ऑफिशियल्स। तो हम ये बोल सकते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर में हम जागीरदारी क्राइसिस बोला जा सकता है। और इसी बात पे एक हमारे इतिहासकार रहे हैं जिनका नाम है सतीश चंद्र। क्या नाम है? सतीश चंद्र, सतीश चंद्र, सतीश चंद्र जी का कहना है, हम बोल सकते हैं इनका जो हम स्टेटमेंट कोट करेंगे कि जागीरदार क्राइसिस वॉज सेंट्रल फैक्टर, सेंट्रल फैक्टर बिहाइंड, बिहाइंड मुगल डिक्लाइन, मुगल डिक्लाइन। इस स्टेटमेंट को आप कहीं भी मेंस के क्वेश्चन में कहीं भी कोट कर सकते हैं, ठीक। उसके बाद हमने क्या देखा? इसका ए फैक्टर जागीरदारी क्राइसिस। अब इसके हम बी फैक्टर पे चलते हैं। दूसरे और कौन से फैक्टर है बी फैक्टर में? हम बोलेंगे यहां पर मनसबदार सिस्टम, मनसबदारी सिस्टम, मनसबदारी सिस्टम,
मनसबदारी सिस्टम बिकम इनएफिशिएंट। जो मनसबदारी व्यवस्था थी वो क्या हो गई थी, वो इनएफिशिएंट हो गई थी। ठीक, अब यहां पर मनसबदारी को भी हम समझ लेते हैं, किस किस हेडिंग में समझेंगे कि भैया यहाँ प्रॉब्लम्स क्या क्या थी इनकी। प्रॉब्लम्स, तो पहली अगर हम प्रॉब्लम की बात करें, ठीक, तो जो मनसबदार होते थे वो जितने प्रिस्क्राइब किए जाते थे उनसे कम ट्रूप्स को क्या करते थे, मेंटेन करते थे। मनसबदार मनसबदार्स मेंटेन्ड 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 फ्यूअर ट्रूप्स देन प्रिस्क्राइब्ड। दूसरा प्रॉब्लम क्या था, फेक मस्टर्स बिकम कॉमन। और तीसरा प्रॉब्लम था हेरिडिटरी टेंडेंसी इमर्ज। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स थी मनसबदारी सिस्टम में, समय के साथ होते आते आ गई थी। तो इसका कंबाइंड अगर हम इफेक्ट देखें तो वीकनिंग ऑफ मिलिटरी एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी। देखो क्या हुआ, मनसबदार में क्या हुआ कि जितना इनको प्रिस्क्राइब किया जाता था उनसे कम ट्रूप्स रख रहे हैं। और ये जब युद्ध लड़ने की बात आती थी, जब आर्मी की बात आती थी, तो ये एक साथ मिलकर लड़ने जाया करते थे। और दूसरा क्या था, हेरिडिटरी टेंडेंसी आ गई थी। तो जिसके कारण से ओवरऑल इसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा कि इनकी जो सैन्य क्षमताएं और जो प्रशासनिक क्षमताएं, जो हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव और मिलिट्री मशीनरी है, वो क्या हो गई थी, वो वीक हो गई थी। ठीक, तो ये हमको क्या देखना है, हमको ये प्रशासनिक फैक्टर्स में हमने दो इंपॉर्टेंट समझी चीज, अगर हम इसके सिनॉप्सिस की बात करें तो हमने क्या बोला, एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर्स में हमने क्या देखा, जागीरदारी क्राइसिस और मनसबदारी सिस्टम बिकम इनएफिशिएंट। और यहां पर इसको किसने कोट किया, इनको सतीश चंद्रा जी ने कोट किया है। ठीक, अब हम अगले फैक्टर पे चलते हैं। अगला फैक्टर हमने बोला थर्ड नंबर का फैक्टर, जो हम बोलते हैं इकोनॉमिक फैक्टर्स। इकोनॉमिक फैक्टर्स, आर्थिक कारण क्या थे, इकोनॉमिक फैक्टर्स कौन कौन से थे। तो इकोनॉमिक फैक्टर में हम क्या बोल सकते हैं, सबसे पहला अगर हम पॉइंट की बात करें तो हम बात करेंगे एग्रेरियन क्राइसिस। ठीक, एग्रेरियन क्राइसिस क्यों आया, क्योंकि हैवी टैक्सेशन इन्होंने कर बढ़ा दिया था। कर कितना बढ़ा दिया था, जो पहले 1/3 हुआ करता था उसको रिड्यूस करके लगभग 1/2 कर दिया था, आधा कर दिया था ऑफ टोटल प्रोड्यूस। तो इस ये जो हैवी टैक्सेशन के कारण क्या हुआ, एग्रीकल्चरल क्राइसिस देखने को मिलता है। तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो जाएंगे, अगर इसके कॉन्सिक्वेंसेस की बात करें तो क्या हो जाएगा, किसानों पे कर्ज बढ़ जाएगा, पीजेंट इंडेप्टनेस, पीजेंट का माइग्रेशन एक जगह से दूसरी जगह पे स्थापन करना, और इसके बाद फ्रीक्वेंट रिवोल्ट्स कई सारी जगह विद्रोह देखने को मिलेगा। आप इसमें एग्जाम्पल कोट करना चाहें तो आप कोट कर सकते हैं जाट अपराइजिंग, सिख रेजिस्टेंस, और सबसे बढ़िया आप कोट कर सकते हैं जो काफी पॉपुलर रहा है, सतनामी रिबेलियन। तो ये एग्रेरियन इकोनॉमिक फैक्टर में हमारा ए नंबर का फैक्टर क्या हो जाएगा, एग्रारियन क्राइसिस। अब इसके बी फैक्टर की बात करें, हम सेकंड फैक्टर की बात करें तो हम बोल सकते हैं डिप्लीशन ऑफ ट्रेजरी। इनका जो वित्तीय राजकोष था वो भी क्या हो रहा, धीरे धीरे खत्म हो रहा था। तो उसके कारण क्या हो सकते हैं, अगर हम इसके कॉज को डिस्कस करें, कॉजेस कौन क्या हो सकते हैं, तो कॉजेस में हम बोल सकते हैं, देखो सबसे ज्यादा पैसा कहाँ खर्च हो रहा था, बेसिकली डेक्कन
डेकन कैंपेन, डेकन कैंपेन ये लगभग लगभग आपका 27 साल तक चला। ठीक, उसके बाद हम बोल सकते हैं मिलिट्री एक्सपेंडिचर, मिलिटरी मिलिट्री एक्सपेंडिचर, खर्चा ज्यादा हो रहा था एक्सपेंडिचर। और एक लास्ट फैक्टर हम लिख सकते हैं कोर्ट, कोर्ट एक्स्ट्रा विजिलेंस। तो ये अगर कॉज रहे हैं तो इनके इफेक्ट क्या दिखेंगे आपको, ये अगर कॉज रहे हैं तो इनके इफेक्ट क्या हो जाएंगे, इफेक्ट की अगर हम बात करें यहाँ पर इनके प्रभाव क्या हो जाएंगे, प्रभाव आपको देखने को मिलेगा इरेगुलर पेमेंट, इन इरेगुलर पेमेंट, इरेगुलर पेमेंट, सोल्जरों को अनियमित रूप से वेतन दिया जाने लगा। और इससे क्या हुआ, इनसे पूरा इनका एडमिनिस्ट्रेटिव इफिशिएंसी डिक्लाइन होगी। तो डिक्लाइन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव इफिशिएंसी, इफिशिएंसी। ठीक, इसी में इकोनॉमिक फैक्टर में हम इसका एक सब फैक्टर लिख सकते हैं जिसको हम बोलते हैं सी में, सी फैक्टर की अगर हम बात करें तो यहां पर डिक्लाइन ऑफ ट्रेड, क्या बात करें हम, डिक्लाइन ऑफ ट्रेड, व्यापार में कमी देखने को मिली। अब व्यापार में कमी क्यों देखने को मिल रही है उसके भी आप कॉज समझिए, फैक्टर कौन कौन से रिस्पॉन्सिबल है कि व्हाई देयर इज डिक्लाइन ऑफ द ट्रेड ड्यूरिंग दैट पीरियड। सो सीधी सी बात है, जब राजनीतिक अस्थिरता रहेगी, मतलब पॉलिटिकल पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, इंस्टेबिलिटी इंस्टेबिलिटी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। उसके बाद दूसरा फैक्टर हम बोल सकते हैं कि यूरोपियन, उस समय तो यूरोपियन यूरोपियन मैरीटाइम, मेरी मैरीटाइम डोमिनेंस, डोमिनेंस, समुद्री मार्गों पर यूरोपियन का प्रभुत्व बढ़ रहा था। ठीक है, और दूसरी बात क्या, इनसिक्योरिटी ऑन ट्रेड रूट, इनसिक्योरिटी इनसिक्योरिटी ऑन ट्रेड रूट्स। अब आप खुद ही देखो ये कितना रिलेवेंस है आज के टाइम में। अभी हमारा अभी पिछले जो करंट में क्या स्टेट ऑफ हॉर्मोज वाला जो मैटर चल रहा था, तो उसके आपने रिपरकशन देख ही लिए थे, तो आप इससे भी रिलेट किया जा सकता है। तो हम इकोनॉमिक फैक्टर में हमने क्या क्या बोला, इकोनॉमिक फैक्टर में एग्रेरियन क्राइसिस की बात कर रहे हैं, हम डिप्लीशन ऑफ ट्रेजरी की बात कर रहे हैं, और हम डिक्लाइन ऑफ ट्रेड की बात कर रहे हैं। ठीक, अब ये तो हमारे कौन कौन से अभी तक हमने क्या क्या देख लिया, अभी तक हमने पॉलिटिकल फैक्टर देखे, एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर देखे, और इकोनॉमिक फैक्टर देखे। अब हम फोर्थ फैक्टर पे चलते हैं, फोर्थ फैक्टर जिसको हम बोलेंगे मिलिट्री फैक्टर, मिलिटरी फैक्टर्स। सैन्य कारण कौन कौन से जिम्मेदार थे इनके पतन के लिए। ठीक, तो इसमें अगर हम सब पॉइंट डालें, ए पॉइंट आउटडेटेड मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन, आउटडेटेड आउटडेटेड मिलिटरी ऑर्गेनाइजेशन, इनके पास पुराने वेपन्स हुआ करते थे। तो वीकनेस, इनकी वीकनेस क्या थी, वीकनेस क्या रही, वीकनेस में अगर हम पहला पॉइंट की बात करें, डिपेंडेंस ऑन कैलवरी, डिपेंडेंस डिपेंडेंस ऑन कैवेलरी, कैवेलरी। ठीक, निग्लेक्ट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, निग्लेक्ट ऑफ नवल नवल पावर, इन्होंने नवल पावर को क्या कर दिया, निग्लेक्ट कर दिया। और मॉडर्नाइजेशन कैसा था, स्लो था, मॉडर्नाइजेशन कैसा था, स्लो था। और इसी के काउंटर पार्ट में अगर देखें, अगर हम यूरोपियन की बात करें, तो यूरोपियन के पास मॉडर्न आर्टिलरी थी, डिसिप्लिन इन्फेंट्री थी, और नवल सुप्रीमेसी थी। ठीक, तो इस चीज के लिए हम क्या बोल सकते हैं, एक सिंगल वर्ड यूज कर सकते हैं हम, जिसको बोल सकते हैं मिलिटरी मिलिट्री स्टेग्नेशन। क्या बोल सकते हैं, स्टेग्नेशन, स्टेग्नेशन मतलब ठहराव, रुकाव, कोई बहुत ज्यादा कोई ग्रोथ नहीं, कोई मॉडर्नाइजेशन नहीं। ठीक, इसका अगर हम मिलिट्री की बात करें, तो दूसरे फैक्टर्स की अगर हम बात करें, तो एग्जॉस्ट एग्जॉस्ट या एग्जॉशन ड्यू टू डेकन वॉर, ड्यू टू डेकन वॉर। औरंगजेब लगभग लगभग डेकन, इसको बोलते हैं ना डेकन अल्सर, 27 साल तक डेकन का कैंपेन रहा। ठीक है, तो उसके इफेक्ट अगर हम बात करें, तो इसके इफेक्ट आपको क्या देखने को मिल जाएंगे, इसके इफेक्ट हमको देखने को मिलेंगे ह्यूज फाइनेंशियल बर्डन, ह्यूज फाइनेंशियल फाइनेंशियल बर्डन, ह्यूज फाइनेंशियल बर्डन।
दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि जब पूरा ध्यान तुम दक्षिण की तरफ लगा रहे हो तो बेसिकली आप क्या कर रहे हो, आप दक्षिण भारत को नजरअंदाज कर रहे हो, निग्लेक्ट ऑफ नॉर्दर्न इंडिया, नॉर्दर्न इंडिया, निग्लेक्ट ऑफ नॉर्दर्न इंडिया। ठीक, और इस कारण से क्या हुआ कि आपने जब एक जगह नॉर्दर्न इंडिया को निग्लेक्ट कर दिया है तो इनकरेज किसको मिले, इनकरेजमेंट किसका होगा, रीजनल पावर का। तो इनकरेजमेंट, इनकरेजमेंट टू रीजनल पावर, रीजनल पावर, इनकरेजमेंट टू रीजनल पावर। तो ये हम मिलिट्री फैक्टर्स में भी इस तरीके से लिख सकते हैं। अब हम फिफ्थ फैक्टर की बात करें, फिफ्थ फैक्टर में आएगा रिलीजियस एंड सोशल फैक्टर, रिलीजियस एंड सोशल फैक्टर्स, धार्मिक और सामाजिक कारण कौन कौन से रिस्पॉन्सिबल हैं। तो इसमें हम सबसे पहले अगर ये सब पॉइंट की बात करें तो औरंगजेब की रिलीजियस पॉलिसी, रिलीजियस पॉलिसी, रिलीजियस पॉलिसीज, इस रिलीजियस पॉलिसीज की सब हेडिंग में हम और लिख सकते हैं, क्या बोलेंगे, री इम्पोजिशन ऑफ जजिया, री इम्पोजिशन ऑफ जजिया। जजिया का इम्पोजिशन किया, कई सारे मंदिरों को तोड़वाया गया, टेम्पल डिमोलिशन, टेम्पल डिमोलिशन, टेम्पल डिमोलिशन इन सम रीजन, और उसके बाद रिस्ट्रिक्शन ऑन सर्टन प्रैक्टिसेस, रिस्ट्रिक्शन ऑन सर्टन प्रैक्टिसेस। ठीक, तो अब जब ये सारी इसकी पॉलिसी थी किसकी, औरंगजेब की, तो इसके इफेक्ट क्या देखने को मिलेंगे, इसके परिणाम क्या देखने को मिलेंगे। आप जजियर इम्पोज कर रहे हो तो हम बोल सकते हैं अलिनिएशन ऑफ सेक्शन ऑफ राजपूत, जो एक समय राजपूतों के साथ इनके मैट्रिमोनियल अलायंस बहुत अच्छे संबंध हुआ करते थे, अब उनका क्या होगा, थोड़ा सा अलिनिएशन टाइप में नेचर हो गया। ठीक, इसी कारण ग्रोथ ऑफ सिख रेजिस्टेंस, ग्रोथ ऑफ व्हाट, सिख रेजिस्टेंस, सिख रेजिस्टेंस, और मराठा मोबिलाइजेशन, मराठा 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 मोबिलाइजेशन। ठीक, और इस पर्टिकुलर फैक्टर पे जो हमारे एक इतिहासकार रहे हैं जिनका नाम है जादूनाथ सरकार, आप मेंस आंसर राइटिंग में कहीं भी इनकी स्टेटमेंट को कोट कर सकते हैं। एक हमने देख रहे थे सतीश चंद्र जी का पर्सपेक्टिव, हम ये जादूनाथ सरकार जी की बात कर रहे हैं, तो इनका जो स्टेटमेंट है उस स्टेटमेंट को मैं यहाँ लिख देता हूँ आपके लिए। उनका कहना है कि औरंगजेब्स रिलीजियस ऑर्थोडॉक्सी accelerated imperial decline। तो आप इस स्टेटमेंट को कहीं भी मेंस में आंसर राइटिंग में कोट कर सकते हो। ठीक, इसी में दूसरा फैक्टर रिलीजियस और सोशल फैक्टर में हम दूसरे फैक्टर की बात कर लेते हैं, जो बी फैक्टर की हम बात कर रहे हैं, बी फैक्टर को बहुत अच्छे से लिख सकते हैं आप, डिक्लाइन ऑफ कंपोजिट पॉलिटिकल कंसेंसस तो इसको आप दो पार्ट में ब्रेक करके लिखिएगा। एक तो अंडर अकबर सुल ए खुल, बेसिकली द पर्पस ऑफ दिस promoted inclusiveness और आफ्टर औरंगजेब के बाद अगर हम बात करें तो पॉलिटिकल कोऑपरेशन कमजोर हो गया, पॉलिटिकल कोऑपरेशन जो क्या हो गया, वो कमजोर हो गया। तो इसको हम रिलीजियस और सोशल फैक्टर में डाल सकते हैं। ठीक,
उसके बाद हम सिक्स फैक्टर की बात करें, सिक्स फैक्टर में हम राइज ऑफ रीजनल पावर की बात करें, राइज ऑफ रीजनल पावर। जैसा कि हम पहले हमने जो हमारा कंप्लीट मॉडर्न हिस्ट्री इन 60 मिनट्स, उसमें जो हमने पिलर की बात करी है, 10 स्तंभों की बात करी है, 10 पिलर की बात करी है, तो वहां पर हमने सेकंड पिलर की बात करी थी कि राइज ऑफ रीजनल स्टेट। तो मैंने आपको सेकंड लेक्चर में भी याद कराया था कि बेसिकली जब इनका डिक्लाइन हो रहा था उसी टाइम फ्रेम में हमारे पास तीन टाइप की स्टेट देखने को मिलती है, SIN। और यहाँ पर हमने क्या बोला था, ये वाला जो पोर्शन है यहाँ पर आपको कार्नेटिक देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर आपको बंगाल देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर आपको अवध देखने को मिल जाएगा, यहाँ हैदराबाद देखने को मिल जाएगा। उसके बाद हमने बोला था ये जो पूरा सेक्शन है मराठा, हालांकि मराठाओं का जो रूल था अटक से लेके कटक था, मराठा हो जाएंगे, राजस्थान में राजपूत हो जाएंगे, केरल में ये हो जाएंगे त्रावणकोर, उसके बाद अगर हम ये न्यूली क्रिएटेड स्टेट की बात करें तो मराठा देखने को मिल जाएगा, सिख देखने को मिल जाएगा, जाट देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर मैसूर देखने को मिल जाएगा, पंजाब में ये देखने को मिल जाएगा। तो ये हमने इसका डिस्कशन किया था। ऑल दो ये वाले पूरे टॉपिक को हम सेकंड स्तंभ में पूरे डिटेल लेक्चर वीडियो में लेके आएंगे, लेकिन हम इसको यहाँ फैक्टर लिख सकते हैं, क्योंकि देखो होता क्या है कि जब भी हमारा पॉलिटिकली हम अनस्टेबल होते हैं, पॉलिटिकली परेशानियां होती हैं, वो कोर में होता है। तो उसके बाद क्या होता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव इनफिशियंसी आती है, इकोनॉमिक क्राइसिस आता है, उसका जो हमारा उसी के जो रिपरकशन होते हैं वो निकलते हैं राइज ऑफ रीजनल स्टेट। तो जैसे अगर हम एग्जाम्पल यहाँ कोट करना चाहें तो जो मराठा मराठा अंडर शिवाजी, ठीक। सिख की अगर हम बात करें, सिख सिख एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन के रूप में आपको देखने को मिलता है, गुरु गोविंद सिंह और बंदा बहादुर, गुरु गोविंद सिंह और बंदा बहादुर के समय में। अगर हम जाट की बात करें तो हमारा भरतपुर रीजन में इनके सेंटर देखने को मिलते हैं, भरतपुर रीजन में गोकुल का नाम आता है, चूड़ामन का नाम आता है, सूरजमल का आता है। अवध की बात करें, शहादत खान का आता है अवध में। हैदराबाद में किसका आएगा, हैदराबाद में आपका निजाम उल मुल्क का नाम आता है, ठीक। बंगाल में बात करें तो बंगाल इज ऑटोनोमसली रूल्ड बाय मुर्शिद, बंगाल इज ऑटोनोमसली रूल्ड बाय मुर्शिद। तो ये हम एक फैक्टर लिख सकते हैं राइज ऑफ रीजनल पावर में, ठीक। उसके बाद अगर हम अगले फैक्टर की बात करें, किसकी, सेवंथ फैक्टर की, अगर हम सेवंथ फैक्टर की बात कर रहे हैं तो एक्सटर्नल इन्वेजन, एक्सटर्नल एक्सटर्नल इन्वेजन इन्वेजन भारी आक्रमण में अगर हम बात करें तो सबसे पहले इसमें हम लिखेंगे नादिर शाह के बारे में, नादिर नादिर शाह इन्वेजन, नादिर शाह इन्वेजन 1739, ठीक। अब अगर हम इसकी बात करें तो इसके परिणाम क्या होंगे, कॉन्सिक्वेंसेस में अगर देखें तो दिल्ली में कई बार उन्होंने लूटपाट मचाई, दिल्ली शेक ऑफ दिल्ली, ठीक। बाहर से अटैक हो रहा है, इनकी कमजोरियां बाहर आ रही है, लॉस ऑफ प्रेस्टीज, ठीक। काफी ज्यादा लूटपाट मचाई, इनॉर्मस प्लंडर, ठीक। क्या क्या लेके गए थे ये लेके गए थे पीकॉक थ्रोन, कोहेनूर, ये हम पिछले लेक्चर में भी देख चुके हैं। उसके बाद हमारे सेकंड नंबर पे नाम आता है अहमद शाह अब्दाली का, अहमद शाह अब्दाली। इसके बहुत सारे रिपीटेड फ्रीक्वेंट अटैक हुए हैं। अप्रोक्सीमेटली अगर हम बात करें लगभग 8 बार इसका इन्वेजन हुआ, कब से कब तक, 1748 से लेके 1767 इस रेंज में, ठीक। इसके इफेक्ट क्या देखने को मिलेंगे, अगर इसकी इफेक्ट की अगर हम बात करें, इसके इफेक्ट में तो हम बोल सकते हैं पंजाब को पूरा डिवास्टेटेड कर दिया था, पंजाब डिवास्टेटेड, ठीक। दूसरे फैक्टर की बात करें, मुगल अथॉरिटी disappeared in नॉर्थ वेस्ट
इंडिया। ठीक, तो ये हम फॉरेन इन्वेजन में वाले फैक्टर की बात करते हैं, एक्सटर्नल इन्वेजन की। अब हम 8th पॉइंट की बात करें, 8th पॉइंट की, रोल ऑफ यूरोपियन कंपनीज, रोल ऑफ यूरोपियन कंपनी, रोल ऑफ यूरोपियन कंपनी। ठीक है, और रोल ऑफ यूरोपियन कंपनी में भी हम पर्टिकुलर स्पेसिफिकली अबाउट द ब्रिटिशर्स, ब्रिटिशर्स की बात करें, ब्रिटिशर्स की बात कर रहे हैं। तो देखो इन्होंने क्या करा ब्रिटिशर्स को, अगर हम इसमें थोड़ा सा मेथोडोलॉजी की बात करें तो इनमें कौन कौन सी मेथड इन्होंने यूज करी हुई है, मेथड की अगर हम बात करें तो हम क्या बोल सकते हैं, मिलिट्री इंटरवेंशन, मिलिटरी इंटरवेंशन, सैन्य हस्तक्षेप, इंटरवेंशन, जिसको हम सब्सिडी अलायंस के रूप में जानते हैं। दूसरे पॉइंट क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक पेनिट्रेशन, इकोनॉमिक पेनिट्रेशन, पेनिट्रेशन। ठीक, और सबसे तीसरा डिप्लोमेटिक अलायंस, डिप्लोमेटिक अलायंस, अलायंस। ये आपको कहां पर देखने को मिल जाता है, बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर। तो बेसिकली इसका कंबाइंड इफेक्ट क्या दिखेगा अपने को यूरोपियन पावर का, अगर हम इसकी इफेक्ट की बात करें, इसकी अगर हम इफेक्ट की बात करें तो हम बोल सकते हैं शिफ्ट ऑफ पॉलिटिकल पावर टू यूरोपियन, यूरोपियन। तो ये कुछ हमने 8 फैक्टरों को डिस्कस किया हुआ है। अब अगर हम इसको कंबाइंड मॉडल के रूप में देखना चाहें, अगर हम पूरा एक मॉडल इसका ड्रॉ करें, तो अगर हम मॉडल की बात करते हैं, ठीक, तो हम इसमें क्या बोलते हैं, ये मैं एक डायग्राम ड्रॉ कर देता हूं आपके लिए। ये इस तरीके से हम बात कर सकते हैं। तो अगर ये इसमें अगर हम बात करें तो बेसिकली इसको हम कॉन्सेंट्रिक सर्कल बोल सकते हैं। आपको मेंशन करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप इसको क्या कर सकते हो, इसका नॉमेनक्लेचर इस तरीके से कर सकते हैं। तो जो पहला वाला है, जो हमारा इनर जो कोर पार्ट है, मतलब हम ये जो पहले वाले सर्कल को हमको नॉमेनक्लेट करके क्या बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं इंटरनल पॉलिटिकल वीकनेस। क्या बोल सकते हैं, इंटरनल इंटरनल पॉलिटिकल पॉलिटिकल वीकनेस, वीकनेस, इंटरनल पॉलिटिकल वीकनेस। तो इस पर्टिकुलर इंटरनल पॉलिटिकल वीकनेस में हम कौन कौन से पॉइंट लिख सकते हैं, ये मैं ऑलरेडी आपको पूरा एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ये सिर्फ मैं आपको मॉडल दे रहा हूँ कि आप मेंस में इस टाइप का डायग्राम बना सकें। तो हमने बोल दिया वीक रूलर, कमजोर अयोग्य शासक, वॉर ऑफ सक्सेशन, उत्तराधिकार, कोर्ट फ्रैक्शन, ठीक, और मनसबदारी का क्राइसिस, मनसबदारी क्राइसिस। ठीक, अब अगर हम इसके दूसरे रिंग की बात करें, तो दूसरे रिंग का हम नोमेनक्लेचर करें इस वाली रिंग का, कि अगर कोर में अगर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, इंटरनल वीकनेसेस हैं, तो उसके कारण अगर हम देखें तो हमको क्या होगा, इसका इमीडिएट इफेक्ट जो देखने को मिलेगा, इकोनॉमिक इकोनॉमिक एंड मिलिटरी एग्जॉशन। ठीक, तो इसमें हम क्या बोल सकते हैं, एग्रेरियन क्राइसिस, हम पहले पढ़ चुके हैं ये। इनकी बैंक करप्सी हो गई थी, एम्प्टी इनकी ट्रेजरी, इनका कोष खत्म होने लग गया था, जागीरदारी क्राइसिस, और हमारा डेकन कैंपेन, ये हमने मिलिट्री इस फैक्टर में देखा था। अगर हम इसके थर्ड रिंग की बात करें, थर्ड रिंग में एक्सटर्नल शॉक और एक्सपांशन कॉलोनियल एक्सपांशन। तो एक्सटर्नल शॉक में आपको हमने बोला नादिर शाह का अटैक, अहमद शाह का अटैक, उसके बाद यूरोपियन कंपनीज। ठीक, अच्छा इसके बीच में एक काम कीजिए, थोड़ा सा इसमें करेक्शन कर लीजिए, इसको हम बोल सकते हैं, 2 मिनट, इस वाली जो रिंग है जो हमारी, ठीक, इसको यहां तक ही रखिए, ये यहां तक केवल 4th रिंग तक। और ये जो हमारी थर्ड रिंग है, इसका अगर हम नॉमेनक्लेचर करें तो हम इसको बोल सकते हैं राइज ऑफ रीजनल स्टेट। क्या बोल सकते हैं, राइज ऑफ रीजनल स्टेट। ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, कौन कौन सा, SIN, और हमने क्या बोला, कार्नेटिक, बंगाल, अवध, हैदराबाद, मैसूर,
राजपूत केरल, और इसके बाद हमने बोला मराठा, सिख और जाट। तो बेसिकली आप ये समझिए इसको कॉन्सेंट्रिक सर्कल। अगर मान लो कि अगर हम बीच में एक पत्थर मारते हैं और ये जो लहर निकल के आ रही है, तो फर्स्ट लेयर में आपके लिए कोर में क्या देखने को मिल रहा है, कोर में आपको देखने को मिला है इंटरनल पॉलिटिकल वीकनेस। तो जब ये अगर हमारा कोर में है, फर्स्ट रिंग में है, तो उसके बाद हमारा उसकी इसका सीधा सीधा इम्पैक्ट किस पे पड़ेगा। अगर आपके यहाँ राजनीतिक स्थिरता है तो ना तो आपकी अर्थव्यवस्था ठीक रहेगी और ना ही आपका प्रशासन ठीक रहेगा। और जब आपके पास ना अर्थव्यवस्था ठीक है और ना आपका प्रशासन ठीक है, तो दिस विल राइज टू, क्या होता है कि आपकी रीजनल पावर को बढ़ने का क्या होता है, अपॉर्चुनिटी मिलती है। और अब उसके बाद हमारा फोर्थ में क्या हो गया, एक्सटर्नल शॉक और कॉलोनियल एक्सपांशन। तो इस तरीके से पूरे डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर को आप इस कॉन्सेंट्रिक सर्कल मॉडल में फिट करके सारे फैक्टरों का सिनॉप्सिस बना सकते हैं। इवन यू कैन यूज दिस डायग्राम इन द मेंस एग्जाम ऑल्सो। अब देखो इस बात पे क्या होता है कि अगर अब हम को अगर अलग अलग पर्सपेक्टिव कोड करना है, ठीक है, अलग अलग पर्सपेक्टिव बात अगर हम कोड करें, तो हिस्टोरियन की अगर हम ट्रेडिशनल स्कूल ऑफ थॉट्स की बात करें, ट्रेडिशनल स्कूल ऑफ थॉट की बात करें, तो बेसिकली इनका क्या कहना क्या पड़ता है कि रिलीजियस पॉलिसीज हैं, जो रिलीजियस पॉलिसी दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिक्लाइन। और इसमें नाम आता है तुम्हारे जादूनाथ सरकार साहब का। और जो मार्क्सिस्ट स्कूल वाले हैं, वो क्या बोलते हैं, वो हमेशा आपको, हमें देखो मार्क्सिस्ट स्कूल की एक ही सिंपल सी बात है कि भाई ये दो क्लास होगी, ठीक है, क्लास कॉन्फ्लिक्ट होगा। तो बेसिकली वो किसकी बात करते हैं, एग्रेरियन एक्सप्लॉयटेशन की बात करते हैं। इसमें नाम आता है आपके इरफान हबीब साहब का। किसका नाम आएगा, इरफान हबीब साहब का, ठीक है। और अगर स्ट्रक्चरल स्कूल की बात करें, जिसमें हम बोलते हैं जहांदारी सिस्टम और मनसबदारी सिस्टम, तो इसमें ट्रेडिशनल स्कूल में तुम्हारा नाम किसका आ जाएगा, सतीश चंद्रा जी का नाम आएगा, सतीश चंद्रा जी का नाम आएगा, ठीक है। और रिविजनिस्ट स्कूल की बात करें, रिविजनिस्ट स्कूल की बात करें, तो बेसिकली क्या बोलते हैं, ये इनका जो पर्सपेक्टिव वो ये है कि रीजनलाइजेशन rather than collapse, ठीक। तो इसमें नाम आ जाता है तुम्हारा मुजफ्फर आलम का। किसका जाता है, जो इतिहासकार है मुजफ्फर आलम साहब का नाम आता है। मेंस आंसर राइटिंग में आप अपने कंटेंट को इन ये वाले एक पॉइंट्स को कोट करके आप इनरिच कर सकते हैं। तो हमने इंट्रोडक्शन देख लिया, सारे फैक्टर्स देख लिए, हमने अलग अलग इतिहासकार के क्या देख लिए, हिस्टोरियंस के पर्सपेक्टिव देख लिए। अब हम बात कर लेते हैं इसके कंक्लूजन की। कंक्लूजन आप अपना देख सकते हो, मैं सिर्फ आपको एक जनरल आइडिया दे रहा हूं। हम क्या बोल सकते हैं, हम सिंपल भाषा में लिख सकते हैं कि द decline of Mughal empire was less a sudden collapse and more a process of imperial overstretch fiscal crisis, regional assertion, regional regional assertion, external penetration, ठीक, culminating in the process या in the transformation of 18th century India from centralized empire into mosaic, underline this word, mosaic of regional state and colonial sphere of influence, ठीक। तो यहां पर आप इस तरीके से इसका क्या लिख सकते हैं, कंक्लूजन
कंक्लूजन लिख सकते हैं। तो लगभग लगभग इस पूरे लेक्चर के डिस्कशन के दौरान हमने जो भी इंपॉर्टेंट डायमेंशन हो सकते हैं मींस पर्सपेक्टिव से, वो हमने यहाँ पर कवर कर लिए हैं। ठीक है, आप चाहो तो इसका सिनॉप्सिस बेसिस पे अगर हम बात करें तो मैं आपको सिनॉप्सिस भी दिखवा सकता हूँ। अगर सिनॉप्सिस की अगर हम आप ये सिनॉप्सिस बड़े आराम से देख सकते हैं, जस्ट गो थ्रू इट कि पॉलिटिकल क्राइसिस क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव क्राइसिस क्या है, इकोनॉमिक क्राइसिस क्या है, मिलिट्री सोशियो रिलीजियस क्राइसिस क्या है, फिर राइज ऑफ रीजनल पावर, फिर एक्सटर्नल इन्वेजन, और फिर मुगल एम्पायर रिड्यूस टू द नॉमिनल सॉवरेनिटी। आपको ये सारी इमेज आपको टेलीग्राम और आपको इंस्टाग्राम पे आपको मिल जाएगी। आप और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम और इंस्टाग्राम की और यूट्यूब सब चीज़ों की क्या डाल लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दी जाएगी। अब हमको कुछ इसके मेन से क्वेश्चन देखना है, तो आप क्वेश्चन ट्राई कीजिए। मैं क्वेश्चन को भी शीट फॉर्मेट में टेलीग्राम पे डाल दूंगा, काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हैं। अगर आप क्वेश्चंस को अगर हम डिस्कस करना चाहें तो मैं आपको क्वेश्चन यहाँ पर लिखवा देता हूँ। आप क्वेश्चन एक बार देख लीजिए और उनको अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए, और उसके इफ यू आर हैविंग एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क। ठीक, तो अगर हमको इसको 250 वर्ड्स में आपको अटेम्प्ट करना है, तो क्वेश्चन नंबर हम 1 की बात करें, पहला क्वेश्चन अगर हम यहाँ लिखें, ठीक है, कि द डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर was primarily a manifestation of structural crisis rather than merely the consequence of औरंगजेब रिलीजियस पॉलिसी। आपको इसको 250 वर्ड में एड्रेस करना है। अगर सेकंड क्वेश्चन की ओर अगर हम बात करें, हाउ फॉर वर द डेकन पॉलिसी ऑफ औरंगजेब एंड जागीरदारी क्राइसिस रिस्पॉन्सिबल फॉर डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर। ये भी इसी डिमेंशन इस क्वेश्चन है, इसको भी 250 वर्ड में आपको मेंशन करना है। हालांकि मैं सभी शीट बना के आपको टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, आप वहां से भी देख सकते हैं। और अगर हम इसको और अच्छा क्वेश्चन की इसका फ्रेमिंग करें तो नया हमारा क्वेश्चन बनता है। हम ये बोल सकते हैं इस क्वेश्चन को सभी जो लोग भी इस वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं सभी को क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। द 18th century in India should be viewed as an age of political reconfiguration rather than merely an age ऑफ मुगल डिक्लाइन। ठीक, तो इसको भी आपको 250 वर्ड में डील करना है। ठीक, तो इन क्वेश्चनों को आप डील कीजिए और इसको हम इफ यू आर हैविंग एनी डाउट आप पूछ सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा सेकंड पिलर क्या होता है, सेकंड पिलर हमारा फर्स्ट पिलर का सेकंड पार्ट हमारे यहाँ पर कंप्लीट होता है। तो अब हम अगली क्लास जो अगला वीडियो आएगा वो आपका सेकंड पिलर से आएगा, दैट इज राइज ऑफ रीजनल स्टेट। थैंक यू वेरी मच।